हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका FY BBA के सेमेस्टर नंबर 2 में। सो दोस्तों, सेमेस्टर नंबर 2 में तो पहुंच गए। फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, जैसे भी था। सेमेस्टर नंबर 2 में हमें सीखना है अभी कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग है सब्जेक्ट, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो 11th में भी था, 12th में भी था। ठीक है, इवन अभी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो, जैसे FY BBA, अभी भी अकाउंटिंग है। आगे सेकेंड ईयर में भी अकाउंटिंग रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में गए, जैसे CA है, CS है, CMA है, या फिर MBA करने जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने सोचा, तो ऐसे जो भी कोर्सेस आप कर रहे हो, जहाँ पे भी जाओगे, अकाउंटिंग आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप कॉमर्स में हो, अकाउंटिंग आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अकाउंटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, तो जो डे टू डे बिजनेस का अकाउंटिंग होता है ना, भाई मैंने परचेस किया, सेल किया, कस्टमर से पैसा आया, ये वाला अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, वो पार्ट अलग है। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो हम सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं। डिटेल में एक एक चीज़ समझेंगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। नॉर्मली चैप्टर नंबर 1 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट डोंट वरी, इवन दो चैप्टर 1 नहीं हुआ है तो आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इसलिए हिंदी समझ रही है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इन इंग्लिश बिकॉज यू नो ABCD। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द अल्फ़ाबेट्स, और यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेटर्स। इन द सेम सेंस, नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपको पहले कॉस्ट अकाउंटिंग समझना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। एक एक चीज़ को चुन चुन के देखेंगे। सो लेट्स सी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर एंजॉइंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकेंड्स। यस, सो दोस्तों, फाइनली हम टॉपिक पे आते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले तो पुणे यूनिवर्सिटी आपसे एक्सपेक्ट करती है यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक सीखना है। ठीक है, सो ऑफकोर्स बाय CA कुणाल कटारिया। सो बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक चीज़ को। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक बार ये समझ लेते हैं कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। देखो, सिंपली अकाउंटिंग में आपको किसी चीज़ का हिसाब रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉस्ट का हिसाब रखना है। सर, ये कॉस्ट का हिसाब रखना मतलब क्या? एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम टॉपिक तो देखने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वी आर प्रोड्यूसिंग वन थिंग। चलो, ये पेन, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, और ये पेन मान लो 10 रुपये का है। ठीक है, ये 10 रुपये में तो मैंने लिया, बट नाउ वी आर नॉट कस्टमर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, टॉपिक नहीं पूरा सिलेबस अगर आपको अच्छे से समझना है, तो खुद को प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर समझो। ठीक है, खुद को अगर आप कस्टमर समझोगे ना, तो आप ये कॉस्ट वाली साइड नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अगर हम शॉप में जाते हैं, भाई इसका क्या कॉस्ट है, यही पूछते हैं ना, प्राइस या फिर कॉस्ट भी वर्ड यूज़ करते हैं कभी कभी। तो सामने वाला बोलता है 10 रुपये, तो हम 10 रुपये दे के आ गए। ये हमारे लिए कॉस्ट है, एज अ कस्टमर ये कॉस्ट हमारे लिए है, लेकिन हम अभी मैन्युफैक्चरर है, हम खुद प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि ये कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे किया जाए। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो भी खर्च आता है, जो एक्सपेंस आता है, ये होता है कॉस्ट, और इसका अकाउंटिंग हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। सो टू बी स्टार्ट विद सेकेंड चैप्टर, एक सेकेंड चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, सेकंड चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है माइंड में। सो हर क्वेश्चन मार्क का आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। ओके, ये कॉस्ट शीट का जो पार्ट है दोस्तों, डू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 16 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है।
कंफर्म, कॉस्ट शीट पे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। फिर वो आपकी यूनिट टेस्ट हो, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हो, कहीं पे भी आप कॉस्ट, जहाँ पे कॉस्टिंग एप्लीकेबल है, कॉस्ट शीट वहाँ पे आता ही आता है। ओके, ये कॉस्ट शीट बहुत है ज़रूरी, ना समझो मजबूरी, डोंट वरी। हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, कॉस्ट शीट की इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि आपको ये अच्छे से परफेक्ट लर्न हो जाएगा फॉर्मेट क्या है, और वो भी लॉजिकली। सिर्फ ये नहीं कि कैसे किया जाता है, बट क्यों किया जाता है, ये लॉजिकली भी आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन कॉस्ट शीट तो आगे का पार्ट है। टॉपिक में क्या दिया स्टार्टिंग में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो पहले कॉस्ट समझ लेते हैं, लेट्स सी। चलो, तो कॉस्ट 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 कहाँ पे गया कॉस्ट? यस, स्टार्ट विद द सिनॉप्सिस, मतलब टॉपिक में क्या क्या कवरेज करने वाले हैं। ये टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट में क्या क्या होता है, मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस, या क्या क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कॉस्ट के, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंड नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कॉस्ट शीट। सर सब कुछ आज हो जाएगा? अरे नहीं यार, ट्रेलर नहीं, पिक्चर चल रहा है, डिटेल में हम देखेंगे। तो आज ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, करते हैं शुरुआत एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के साथ। यस, सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं पढ़ने के पहले, ये पढ़ना क्यों है भाई, पर्पस क्या है, ये क्यों दिया हमारे सिलेबस में। बहुत लोगों का तो सीधी बात होती है, सर बाकी गया तेल लेने, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, हमें मार्क्स चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पर्पस भी दिया हुआ है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों सीखना है, ये कॉस्ट क्यों दिया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन क्यों दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग इज असर्टनिंग। यस, आप मेरे साथ रहोगे और जो ये हाईलाइटर आपको जहाँ पे लेके जाएगा, आप वैसे ही मेरे साथ रहोगे। ठीक है, ascertaining the relative share and importance of each of the elements of total cost of product manufactured और services rendered। मतलब क्या, ascertain करना मतलब कैलकुलेट करना। ठीक है, सो कैलकुलेटिंग रिलेटिव शेयर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब कोई प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सेम पेन। बच्चों आपको क्या लगता है, ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया होगा, पेन में इंक यूज की होगी, चलो एक्सेप्टेड। और क्या होगा, प्लास्टिक होगा। सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा, प्लास्टिक का या इंक का? प्लास्टिक का। सर पेन देख के ही समझ रहा है सर, पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, इसका ये इंटरनल पार्ट है सर, इंक तो अंदर आती है, ये ज्यादा पार्ट तो प्लास्टिक का ही है। तो यहाँ पे आपने तुरंत समझ लिया कि यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट, जो मैक्सिमम शेयर है, वो किस चीज का है, प्लास्टिक के मटेरियल का। तो ऐसे हमें हर प्रोडक्ट का समझना चाहिए। रियल लाइफ में इतना इजी नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है प्लास्टिक बहुत है लेकिन सर प्लास्टिक सस्ता है, ऐसा भी तो हो सकता है। प्लास्टिक बहुत है सर, इंक थोड़ी सी है लेकिन इंक बहुत महंगी है सर, उसी के ज्यादा पैसे। इट में हैपन। ओके, लाइफ में अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर किचन में जाओ तो किचन में 80% चीजों की वैल्यू 20 तक करेंगे, वो केचर की डब्बी है या फिर ड्राई फ्रूट का बॉक्स है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो ग्राम्स में, किलोग्राम भी नहीं, ग्राम्स में है, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, सो हमें ये समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका जो कॉस्ट है, उसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं कॉस्ट में, तो उसमें किसका शेयर कितना है, रिलेटिव शेयर। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद डिटरमाइनिंग द कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। हमें ये समझना चाहिए कॉस्ट पर यूनिट कितना है। देखा जाए ना बच्चों, रियलिटी में बताओ ना, ये चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसा कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। अभी पेट्रोल की प्राइस कितनी है, 116 हो गई। ओके, मैं 13 बोलने वाला था। अभी शेयर मार्केट का तो पता नहीं, लेकिन पेट्रोल का तो रोज अप डाउन चल रहा है। अब अप ही डाउन का अप ही चल रहा है, 25 पैसे से बढ़ रहा है एवरीडे। ओके, तो वो दिन दूर नहीं, मतलब कि हम 150 रुपये में पेट्रोल खरीदेंगे, 200 रुपये, क्या बात है। यस, सो अच्छे दिन बाजू में रखते, फिलहाल हम कॉस्ट पे ही आते हैं। सो पेट्रोल जैसे बढ़ गया ना, तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपने भी कुछ जुगाड़ ढूंढ लिए। भाई तू किधर रहता है, भाई तू किधर रहता है, अपन साथ में जाएंगे, एक दिन तेरी गाड़ी ले, एक दिन मेरी गाड़ी लेते। ये क्या है भाई, कॉस्ट ही तो कर रहे हो आप, कॉस्ट सेविंग कर रहे हो ना। कॉस्ट सेविंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके,
सो सबसे हमारा एक मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। देखो किसी भी बिजनेस में टोटल खर्चा निकालना बहुत ईजी है। अभी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक्सपेंस क्या होगा, लाइट बिल रहेगा, उसके बाद ये रेंट वगैरह देना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी होगी, बस यही बड़े बड़े खर्चे हैं। मतलब ऐसे तो है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, बैनर वगैरह है, तो चलता रहता है, ठीक है, क्लीनिंग का खर्चा, लेकिन मेजोरिटी खर्चे ये हो गए। अभी देखा जाए फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मेरा साल भर का खर्चा फॉर एग्जांपल से 3 लाख रुपीज़ एक्सपेंस है साल भर का, ठीक है। मैंने 25,000 रुपये महीना कंसिडर किया, इतना खर्चा होगा। अब ये 3 लाख तो ये सर टोटल है, लेकिन पर स्टूडेंट खर्चा कितना है? अरे भाई ये कैसे निकाले? पर स्टूडेंट खर्चा निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है। कभी स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कुछ सेमिस्टर वाले ये होते हैं, तो कुछ साल भर वाले स्टूडेंट होते हैं, तो कुछ 2 महीने वाले स्टूडेंट होते हैं। तो प्रैक्टिकली पर स्टूडेंट मुझे खुद कितना खर्चा आया ये निकालना डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट है इसलिए सब्जेक्ट बना ना कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट ऐसे थोड़ी बना, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें ये चीज़ करनी है पर यूनिट। मैंने एग्जांपल दिया पर यूनिट का, सर्विस का एग्जांपल दिया मैंने, सर्विस का एग्जांपल दिया मतलब मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप मेरे पास आए हो फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ फीस दे रहे हो, किस लिए? नोट्स के लिए? ऑब्वियसली नहीं यार, नोट्स आपको पता है प्रिंट निकालो कितना रुपये लगेगा, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा एकदम भारी प्रिंटेड नोट से भाई कलर नोट से 500 रुपये लग जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन आप 500 रुपये के नोट्स के लिए मुझे 5,000 रुपये क्यों दे रहे हो? बिकॉज ऑफ सर्विस। आप यहाँ पे आए हो नॉलेज गेन के लिए, मेरे सर्विस के लिए, मेरे टाइम के लिए, इसके लिए मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ। तो ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया सर्विस के केस में। तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग के केस में कोई फैक्ट्री है भाई, उनका लाख लाख रुपए महीने का लाइट बिल होता है, 2-5 लाख रुपए रेंट होता है, स्टाफ की सैलरी मतलब अगर 50 लोग हैं, 10 हज़ार सैलरी है भाई, 5 लाख रुपए सैलरी हो गई, तो उनका ओवरऑल अगर खर्चा देखो तो बोल रहे कि हमारा 10 करोड़ रुपए खर्चा है, मतलब या फिर 12 करोड़ रुपीज़ हमारा एक्सपेंस है पूरे साल का। अरे ओके ठीक है भाई, लेकिन 1 यूनिट का प्राइस बताओ। अगर आपको मान लो आप फिलहाल ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फिलहाल जोरदार एकदम, फिर 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर फॉर्म में एकदम। अभी ईवी खरीदने गए 1 लाख रुपए में मिल गया, मतलब उसमें बहुत रेंज वैरी करती है, 1.5-2 लाख तक भी कार 2 व्हीलर आती होगी, और 4 व्हीलर तो 14-15 लाख तक शायद से होगी, या उससे भी ज़्यादा, 20 तक है क्या? ओके, सो स्टार्टिंग हो जाती मतलब 10 के आसपास, फिर 20 तक जैसे आप लोगे, ठीक है। अभी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, मान लो 2 व्हीलर लिया 1,10,000 में। अब ये 1,10,000 में आपने लिया, आपको सेल करने के पहले जिस कंपनी ने जो कंपनी है उनको भी तो कॉस्ट निकालना पड़ा होगा। अरे वो टोटल कॉस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनको पर यूनिट, पर व्हीकल, पर बाइक, उनको भी तो कॉस्ट निकालना पड़ा होगा। अरे यार अगर अपन मतलब अपन मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से सोचे भाई, मुझे एक बाइक सेल करना है, ठीक है, एक व्हीकल सेल करना है, इसमें सीट भी आता है, 2 टायर आते हैं, इसमें मिरर आते हैं, इसमें सिस्टम आता है, इसमें बैटरी लगेगी, सबसे बड़ा खर्चा वही होता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बैटरी लगेगी। तो ओवरऑल एक स्पेसिफिक व्हीकल के लिए कितना खर्चा आया, पर यूनिट कैलकुलेट करना है, और इवन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, ये दोनों चीज़ों के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द टोटल कॉस्ट फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। और अगर बिजनेस में इफेक्टिवली प्लानिंग करना है और बिजनेस में कंट्रोल मेंटेन रखना है, इसलिए ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्जर्विंग द ट्रेंड्स इन कॉस्ट बिहेवियर। देखो बच्चों, कॉस्ट कम या ज़्यादा होती रहती है, कोई भी बिजनेस हो, कॉस्ट कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती। शायद से 10 साल पहले अगर मेरे क्लासेस, मतलब इतने पुराने हैं नहीं, क्लास 7 ईयर्स से अपने, तो 7 ईयर्स पहले क्लासेस का अगर आप मेरा खर्चा देखोगे तो बहुत कम था, आज के डेट में बढ़ गया। ऑब्वियसली फीस भी तो बढ़ गई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत लॉस में हूँ भाई, तो सीधी सी बात है, फीस भी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, सब चीज़ें बढ़ती है। तो ये एग्जैक्टली कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है, कॉस्ट चेंज हो रही है या स्टैटिक है, तो ये सब देखना, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर स्टॉक वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट मेजरमेंट। देखो दोस्तों, स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना ईयर के एंड में, ईयर का एंड कब होता है? एग्जैक्टली 31 मार्च इज द ईयर एंड, ठीक है। सो 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, उस दिन ऑब्वियसली मेरा गोडाउन पूरा खाली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ईयर एंड भाई सब कुछ बेच दो, अरे कस्टमर तो चाहिए, सब कुछ बेच दो। 1 अप्रैल को क्या करोगे, लोगों को कस्टमर आए तो अप्रैल फुल नहीं भाई, स्टॉक ही नहीं, अप्रैल फुल, ऑब्वियसली नॉट।
हर बिजनेस में एवरीडे स्टॉक होता है। इवन रात को 12 बजे भी कस्टमर चलता है भाई, 24 घंटे वाले मेडिकल है फॉर एग्जांपल, 24 घंटे चलता है, स्टॉक तो होता ही है। सो 31 मार्च के दिन जब ईयर एंड हुआ तो मेरे पास कुछ स्टॉक था, उसका वैल्यू कितना था। हम स्टॉक ऐसा तो नहीं बोल सकते मेरे पास 1000 बॉक्स थे भाई, हमको बॉक्स नहीं चाहिए, रुपीज में बता स्टॉक कितने का था। तो स्टॉक का वैल्यूएशन अगर करना है उसके लिए हमें खुद को कॉस्ट तो पता होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास 5000 व्हीकल स्टॉक में थे 31 मार्च को, लेकिन एक व्हीकल का कॉस्ट कितना वो तो पता होना चाहिए, सो दैट आई कैन कैलकुलेट स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, साथ ही साथ मुझे प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना है। अपना सपना मनी मनी भाई, अपन बिजनेस क्यों कर रहे, पेट पानी भाई, तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो प्रॉफिट के लिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ईयर के एंड में मतलब 31 मार्च के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा साल भर का नतीजा क्या आया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमें कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है। मुझे सिर्फ इनकम पता है, एक्सपेंस का पता ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंस। फिर वो छोटे से छोटा बिजनेस हो या मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर्मूला तो सेट है भाई, इनकम में से खर्चा माइनस कर दो, आपका रहेगा प्रॉफिट। ओके, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट, निगेटिव आंसर आया तो लॉस। आमदनी 98, खर्चा रुपया, अगर ऐसा हो जाए आमदनी कम है खर्चा ज़्यादा है, निगेटिव आंसर आएगा तो ये हमारा लॉस हुआ। तो ये कैलकुलेट करते हुए हमें कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, और इसी के साथ टोटल कॉस्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। सर ये क्या होता है, ये तो सब नया है हमारे लिए, नया है ये चीज़ जो है हम डिटेल में एक एक देखने वाले हैं। ये जो नाम लिया ना मैंने, देखो प्राइम कॉस्ट, उसके बाद वर्क्स कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये चारों जो मैंने नए नाम लिए, चारों के चारों हम डिटेल में कॉस्ट शीट में देखने वाले हैं। ठीक है, हर चीज़ हम कहीं ना कहीं कवर करेंगे, ऐसा कुछ कोई आइटम नहीं रहेगा कि हमने छोड़ दिया, भगवान भरोसे अभी कवर होगा या फिर फ्यूचर में कवर होगा, फ्यूचर एपिसोड्स में, लेकिन कवर तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो पर्पस देख लिया, अब हमें देखना है ये मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी कॉस्ट होता है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी ये मटेरियल, सबसे पहले देखते हैं मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो बनाते हुए जो मटेरियल लगा, रॉ मटेरियल, दैट इज मटेरियल। ठीक है, सो जैसे आपने पेन देखते ही बता दिया, सर इसमें प्लास्टिक होगा, सर इसमें इंक होगी, इसमें रिफिल होगी, इसमें शायद से वो क्या बोलते हैं ऊपर इसको भाई, नीप होगी। ठीक है, तो ऐसी इतनी चीज़ें दिख रही है, सर इसमें कुछ तो भी नाम वगैरह भी प्रिंट किया है कंपनी का। ठीक है, तो वो भी प्रिंट करवाने का खर्चा आया होगा कुछ, तो ऐसे सब कुछ ये चीज़ें आपको दिख रही है, इसलिए आप आसानी से बता रहे हो, ये चीज़ें हो गई मटेरियल। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, मैंने सब मटेरियल एक जगह पे लाके रख दिया, प्लास्टिक लेके आया, नीप लेके आया, इंक लेके आया, सब कुछ रख दिया, पेन बन जाएगा? तो उसके लिए क्या लगेगा? एग्जैक्टली, लेबर लगेगा। यस, मशीनरी भी आएगा, लेकिन लेबर कम या ज़्यादा, लेबर तो लगेगा ही लगेगा। मशीनरी में डालने के लिए तो लगेगा एटलीस्ट। चलो आजकल बहुत अच्छे लेवल तक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, मतलब रॉ मटेरियल डाला, डायरेक्ट फिनिश गुड्स रेडी, लेकिन रॉ मटेरियल डाला किसने भाई, वहाँ पे तो ह्यूमन रहेगा। सो लेबर रिप्रेजेंट, अभी लेबर मतलब लेबर को जो हम वेजेस पे करेंगे। दोस्तों आपको वेजेस और सैलरी का डिफरेंस पता है किसी को? बताइए। जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको सैलरी। वेरी नाइस। फैक्ट्री में काम करने वाले को जो मिलता है वो होता है वेजेस, और ऑफिस वालों को मिलता है सैलरी। और नॉर्मली लेबर, मतलब लेबर नाम सुनते ही दिमाग में सामने क्या आता, वो रोज काम करणे वाला, तो रोज 200-500 रुपये रोजंदारी वगैरे पण म्हणतो आपण त्याला मराठीत. आणि हमाल वगैरे डोक्यासमोर येतो आपल्या, राईट, इमेज येते. ओके, यस, डेली बेसिस पे काम करने वाला, डेली या फिर वीकली पेमेंट अलग अलग बेसिस होता है. सो अगर लेबर को पूछा भाई कितना लेगा, अगर उसने बोला 400 रुपये रोज, समझ जाओ ये लेबर है. ठीक है ना, ऐसी कंसेप्ट हमारे माइंड में है. लेकिन आपके क्लियरेंस के लिए बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा कुछ डिफरेंस ही नहीं करता. कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के नजर में हर पर्सन जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो लेबर है. अभी मैं काम कर रहा हूं किस लिए? पैसे के लिए.
ठीक है ना, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, आप मुझे फीस दोगे, तो क्या मैं लेबर हुआ? आंसर इज यस। कॉस्टिंग के लिए मैं लेबर हुआ। कॉस्टिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी का डायरेक्टर है, ओनर है, एक्टर है, भाई वो करोड़ों कमा रहा है, फिर भी वो लेबर है। काम किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है, वो लेबर है। आईपीएल मैचेस चल रही है, भाई खेल रहे हैं किस लिए? पैसे के लिए, भाई वो लेबर है। ओके, यस। सो लेबर, सो सैलरी पे किया या फिर वेजेस पे किया, तो ये खर्चा हुआ लेबर का। ठीक है, चलो भाई मटेरियल लेकर आ गए, लेबर भी हमें मिल गए, बस अब पेन बन जाएगा। सर काम करने के लिए जगह तो लगेगी, हवा में थोड़ी ना काम करेंगे, फैक्ट्री हो, वेयर हाउस हो, शॉप हो, कुछ भी बोलो, प्लेस तो लगेगा जहाँ पे हम काम कर सके। सो हमें इसके साथ और भी कुछ खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस, मतलब जैसे कि मटेरियल और लेबर छोड़ के जो भी चीज़ें हमें लगती हैं, तो ये सब, यस, लैंड वगैरह हमने यूज़ किया, तो ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस में आती है। तो बेसिकली कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक ही मटेरियल, अनदर इज लेबर एंड लास्ट वन इज एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 3 के अलावा कुछ नहीं होता। जो भी चीज, कोई भी एक्सपेंस बोलो, ये तीनों में किसी ना किसी कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सो देखते हैं इसको चुन चुन के। स्टार्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो कॉस्ट में क्या क्या रहेगा, पहले आपको वेगली बता देता हूँ, चार्ट देख लो, फिर चार्ट को हम चुन चुन के डिटेल में देखेंगे। सो कॉस्ट में सबसे पहले है मटेरियल। मटेरियल में 2 कैटेगरी, एक है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के बाद लेबर, अभी अभी हमने देखा, लेबर में भी 2 कैटेगरी, एक है डायरेक्ट लेबर तो दूसरा इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी 2 कैटेगरी, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या? अरे यही तो हम डिटेल में देखने वाले हैं आज के। आज ये चार्ट जो है ये पूरा कवर करने वाले हैं हम आज के सेशन में। ठीक है, एक एक आइटम को डिटेल में देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मटेरियल के साथ। सो मटेरियल क्या है? मटेरियल कॉस्ट डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अ कमोडिटी। सो बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो टाइम पे या फिर मार्केटिंग करते टाइम जो आपको कॉस्ट आ रही है, जो मटेरियल लग रहा है, ये है रॉ मटेरियल। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल को पैसा दिया, ये है मटेरियल का कॉस्ट। इसमें इवन आईसीएमए मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये लंदन का जो है आईसीएमए लंदन, उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग। सो अंडरटेकिंग को जो भी मटेरियल सप्लाई किया, इसका जो कॉस्ट है ये है मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल के 2 कैटेगरी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, मटेरियल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, विच आर दे? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज है भाई। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोस्तों ये समझ लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल थ्योरी चल रहा है, हम तो कंसेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो मैंने बोला ना 16 मार्क्स वाला कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन, वो पूरा इस पर डिपेंड है। ये कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्लियर है 16 मार्क्स का क्वेश्चन। और मेक श्योर अभी से बता रहे हो, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, एंड तक, लास्ट लेक्चर तक हमें कुछ भी कभी भी रट्टा या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप तन और मन दोनों से मेरे साथ हो। ठीक है, हम हर चीज कंसेप्चुअली ही कवर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बैच है यहाँ पे भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स साइंस वाले, राइट? तो साइंस वालों को ये कंसेप्ट नहीं पता, इवन कॉमर्स वालों को कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जैसे भी हुआ था। सो हर चीज़ हमें लॉजिकली ही समझना है। सो डायरेक्ट मटेरियल क्या? डायरेक्ट मटेरियल आर दोज विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट एंड कैन बी मेजर्ड। सो डायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ जो हम प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। ये पेन जैसे ही मैंने आपके सामने रखा, इमीडिएट आपने बोल दिया सर इसमें प्लास्टिक होगा, मैंने आपको बताया नहीं था, या फिर ये कोई लेक्चर प्री प्लान नहीं था, फिर भी आप ये प्रोडक्ट देख के इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मतलब ये ऐसा मटेरियल है कि जो प्रोडक्ट देख के समझ रहा है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ओके, इमीडिएट मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये ड्रेस मैंने वियर किया है,
इसमें क्या होगा सर? कॉटन होगा। अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं सर, कोई ना कोई क्लॉथ तो है इसमें। तो ये इमीडिएट दिख रहा है आपको कि इसमें क्लॉथ है, इसमें कोई कॉटन है, कोई मटेरियल है। ये डायरेक्ट मटेरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, ठीक है। सो दस डायरेक्ट मटेरियल एंटर इनटू द प्रोडक्ट एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, कॉटन यूज्ड इन टेक्सटाइल मिल। अरे भाई कपड़े में कॉटन है ही है, कोई डाउट ही नहीं उसमें। टिम्बर यूज्ड इन फर्नीचर, फर्नीचर देखते ही समझ रहा है इसमें भाई किसी न किसी वुड कट किया होगा, उसका वो मटेरियल होगा, ठीक है। सो हाँ, जो आपण म्हणतो ना सागवान, प्युअर सागवानचा दरवाजा आमचा हे मटेरियल आहे, ते मटेरियल आहे भाई, उसमें जो भी है तो देख के समझता है इमीडिएटली। बट समटाइम्स इवन इफ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, इवन इफ सम मटेरियल गो डायरेक्टली इनटू प्रोडक्शन, दे आर नॉट ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज हुआ, फिर भी उसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोला जाता। क्यों भाई ऐसा? फॉर एग्जांपल देखो, थ्रेड इन ड्रेस मेकिंग। अभी ड्रेस मेकिंग, ये ड्रेस बनाया, इसमें थ्रेड लगा होगा। अरे थ्रेड के सिवा बनेगा कैसे सर? बट थ्रेड का जो कॉस्ट है ना, वो ड्रेस में काउंट नहीं किया। मतलब एक्चुअली थ्रेड देख सकते हो, देखो मैंने आपको पूछा ये किससे बना है, आपने आंसर दिया क्या? थ्रेड किसी ने? सबने आंसर क्या दिया? कॉटन दिया, कॉटन, ड्रेस, क्लॉथ, जो भी। लेकिन थ्रेड किसी ने नहीं बोला। इवन दो इट इज डायरेक्ट मटेरियल, इसी के लिए लगा है, बट फिर भी उसको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट नहीं किया जाता। नेल्स इन शू मेकिंग, ग्लू इन बाइंडिंग। अभी नोटबुक में अगर मैं आपको पूछूं नोटबुक कैसे बनी, तो आप पहले आंसर पेपर बताओगे, सर पेपर से बनी है। लेकिन आप ग्लू से बनी है, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। है मटेरियल है, ग्लू से ही वो नोटबुक बनी है। अगर ग्लू नहीं रहा तो नोटबुक बनेगी नहीं, बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन वो मटेरियल होने के बावजूद उसको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत कम है। द रीजन फॉर दिस इज दैट वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल इज वेरी लेस, उसका कॉस्ट बहुत कम है, निग्लिजिबल है, ओके। और निग्लिजिबल होने की वजह से उसको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट नहीं किया जाता, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्कर। अभी ये मार्कर है आपके सामने, मार्कर में जितने पार्ट अलग अलग यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये कैप अलग है, मार्कर अलग है, ये नीचे कुछ सपोर्टिव पार्ट लगा हुआ है, बीच में इंक वाला पार्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नीप वगैरह कुछ ये पार्ट रहेगा, ठीक है। सो ये इतने अलग अलग पार्ट से जो मार्कर बना हुआ है, ये सब चीज़ें ट्रेसेबल है, दिख रही है, आइडेंटिफाइबल है, फिनिश गुड्स में देख के ही समझ रहा है कि इसमें ये होगा। तो ये चीज़ें है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल अगर समझ गए तो इनडायरेक्ट का गेस कर लिया होगा, सर मटेरियल है लेकिन दिखता ही नहीं। तो देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं है। मटेरियल है, प्रोडक्शन में यूज भी हुआ, लेकिन फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा? यस, चलो ये भी बात सही है सर। गन्ने का जूस बनने के बाद वो गन्ना तो फेंक दिया सर हमने, शुगर कैन यूजलेस हो गया वो, ठीक है। तो मोलासिस बोलते हैं उसको, आई थिंक शुगर कैन के बाद मोलासिस बन जाता है वो, ठीक है। सो वो तो काम की चीज़ नहीं सर, वो तो हमने निकाल दिया, वो फिनिश गुड्स में नहीं दिख रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सही बात है बॉस, फिनिश गुड्स में दिख नहीं रहा है। सो देखो, इट इज डिफाइंड एज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी अलॉटेड बट विच कैन बी अपॉर्शन टू और एब्सॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। सर ये तो पक्का बाउंसर है सर, ये क्या सेंटेंस क्या था एग्जैक्टली? देखो, मटेरियल विच कैन नॉट बी अलॉटेड, मतलब एक्चुअली ये मटेरियल स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि इस पेन के लिए ही लगा है, स्पेसिफिक इसी के लिए अलॉट नहीं कर सकते, बट विच कैन बी अपॉर्शन, बट वो जो एक्सपेंस है, वो जो कॉस्ट है मटेरियल का, हम अपॉर्शन कर सकते हैं टू कॉस्ट सेंटर। अभी कॉस्ट सेंटर क्या है जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो एग्जांपल देखो, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब वो ऑयल होता है, पता है ना, लुब्रिकेंट्स ऑयल वगैरह यूज होता है फैक्ट्री में। कॉटन का वेस्ट होता है, या फिर छोटे छोटे टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तो ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है, ओके। हम और भी एग्जांपल देखेंगे। दस मटेरियल विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो इंडिविजुअल यूनिट के साथ हम इमीडिएट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो फिनिश गुड्स में नहीं होते, ये होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस कम होता है डायरेक्ट मटेरियल के कंपैरिजन में, ठीक है। बट समटाइम्स cost of small item which have less value like nails in furniture, thread in dress manufacturing, paper used in polishing are treated as
indirect material though they go directly into production. So कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज हो रही है फिर भी उसको इनडायरेक्ट ट्रीट किया जाता है. अभी हमने एग्जांपल थ्रेड का देखा ना कुछ देर पहले. देखो ड्रेस में क्या है, आपने कॉटन आंसर दिया तो वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ. थ्रेड भी यूज हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू निग्लिजिबल है इसलिए वो कंसिडर नहीं किया जाता डायरेक्ट मटेरियल में, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल के कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है. सो इसकी जो कॉस्ट होती है इसको इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोला जाता है. सो मटेरियल में दो कैटेगरी थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इनडायरेक्ट मटेरियल का और एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. कंपैरिजन देखो डायरेक्ट मटेरियल के बीच में और इनडायरेक्ट मटेरियल के बीच में विद एग्जांपल. इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है देखो. मटेरियल्स वी यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस हाउएवर दे आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट और जॉब. मतलब मटेरियल प्रोडक्शन में यूज तो हुआ है लेकिन हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते. सर ऐसा होता क्या है, लेट्स सी. एक एक एग्जांपल के साथ डिटेल में बात करते हैं. अभी इनडायरेक्ट मटेरियल, अभी ये ग्लोव्स. ठीक है. स्टार्ट विद दिस ग्लोव्स. बच्चों ये मार्कर की बात करते हैं. इधर गया मार्कर, चलो ये मार्कर ले लेते हैं. ठीक है. अब ये मार्कर जो बना फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ. हर मार्कर लेबर ने तो नहीं बनाया ना, ये मशीन में बना होगा. क्योंकि लेबर में अगर बना, लेबर खुद अगर सब कुछ बनाता तो शेप थोड़ा अलग हो जाता. मशीन की वजह से शेप कॉन्स्टंट है. आपने वो ऐसे देखे होगे त्याला साचा बनतो मराठीत, मेणबत्ती वगैरे बनवतात त्याचा साचा असतो शेप. ठीक है. तो वो शेप में मटेरियल डाल दिया जाता है फिर उसका शेप ऑटोमेटिक आ जाता है. ठीक है. नाउ ये जो पेन या मार्कर प्रोड्यूस हुए, ये जब इसको शेप देना था तो प्लास्टिक को मेल्ट किया होगा, बराबर ना. ये जो शेप बना है आज पेन का, तो ये ऑलरेडी नेचुरली प्लास्टिक ऐसा तो नहीं था. तो प्लास्टिक को मेल्ट वगैरह किया होगा, ऐसा शेप दिया होगा. ठीक है. ये शेप देने के बाद पेन बना, लेकिन ये जब मशीनरी से बाहर निकालना था ना, ये बहुत गर्म था, हॉट. क्योंकि अगर आप प्लास्टिक मेल्ट कर रहे हो, शेप दे रहे हो, तो उसके बाद तो हॉट होने ही वाला है. ठीक है ना. तो वो पेन बने, वो अगर बेयर हैंड्स मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट अगर हाथ से उठाने जाए ना, हाथ जल जाएंगे. ठीक है. इसके लिए क्या किया हमने, ग्लोव्स दिए. तो ग्लोव्स मतलब जितने भी एम्प्लॉयज है, लेबर वगैरह, सबके लिए ग्लोव्स रखे कि भाई ग्लोव्स से हैंडल करो, नहीं तो हाथ जल जाएंगे तुम्हारे. तो वो ग्लोव्स से हैंडल करते हैं. अब ग्लोव्स ये मटेरियल है या नहीं, ऑब्वियसली सर मटेरियल है, दिखता है ना वो चीज. ग्लोव्स मटेरियल है. और ये प्रोडक्शन में यूज हुआ क्या, नहीं हुआ? यस सर. पेन प्रोड्यूस कर रहे थे, मार्कर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहां पे ग्लोव्स यूज हुआ. लेकिन जब मैंने आपको पूछा इसमें क्या क्या है, तो आपने ग्लोव्स आंसर दिया नहीं दिया. सर ये ग्लोव्स थोड़ी दिखता है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्लोव्स इज नॉट आइडेंटिफाइबल थिंग. मतलब ये मटेरियल है, प्रोडक्शन में यूज भी हुआ, लेकिन फिनिश गुड्स में दिख नहीं रहा, वो ट्रेस नहीं कर सकते. तो ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. ओके. अभी क्लीनिंग सप्लाईज, अभी क्लीनिंग वगैरह, फैक्ट्री में क्लीनिंग तो किया होगा. फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन कर रहे हो वहां पे डेली बेसिस पे क्लीनिंग किया होगा, क्लीनिंग के लिए मटेरियल भी लगा होगा, लेकिन वो हम ट्रेस नहीं कर सकते. हेलमेट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, हेलमेट वियर करते लोग, तो आप किसी को पूछना ये बिल्डिंग में क्या क्या है, वो बोलेगा सीमेंट है, स्टील है, हेलमेट है नहीं नहीं नहीं, स्टील बोलेगा, सीमेंट बोलेगा, हेलमेट तो कोई नहीं बोल रहा. बट देखा जाए तो हेलमेट वियर किए बिना वहां पे एक भी लेबर नहीं जाता था, क्योंकि रिस्क है. ओके. रिस्क है तो इसके उधर नहीं चलता उधर रिस्क ही है, सिर्फ इस बाजू में रह जाएगा भाई तुम्हारा अगर रिस्क लोगे तो वहां पे रिस्क है, इसलिए हेलमेट यूज करना कंपलसरी है. लेकिन हेलमेट बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है, फिनिश प्रोडक्ट बिल्डिंग है, बराबर ना. हमने साल भर काम किया और फिनिश प्रोडक्ट क्या है, बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसमें ये मटेरियल नहीं दिख रहा है हेलमेट. सो हेलमेट है या फिर छोटे छोटे टूल्स है, ऑफिस की चेयर है, डेस्क है, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन के टाइम यूज हुई है, लेकिन फिनिश गुड्स में अवेलेबल ना होने की वजह से ये इनडायरेक्ट मटेरियल है. ओके. गॉट इट. यस. अब डायरेक्ट मटेरियल का भी एग्जांपल देख लो. टिम्बर इन फर्नीचर, एकदम सिंपल है, फर्नीचर देखते ही समझ रहा है, इसमें कोई ना कोई लकड़ा है, प्लाई है, जो भी है. अभी कॉटन इन शर्ट की बोलने की बात है क्या यार, शर्ट है मतलब कॉटन से ही बना है. ठीक है. रबर इन टायर भाई ये तो छोटा बच्चा बता दे, रबर से ही बना हुआ है. ठीक है ना. लेदर इन शूज बना है तो वो लेदर का होगा, या फिर अलग अलग मटेरियल, मतलब जो भी शूज हम देख के गेस तो कर ही सकते हैं, समझ रहे हो. तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया. ओके. आई होप एग्जांपल से आपको और बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा. अब क्लियर डिफरेंस देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का. सो स्टार्ट विद डायरेक्ट मटेरियल.
दे कैन बी कन्वीनियंटली विथ एन एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट। मतलब यहाँ पे हम कॉस्ट यूनिट को चार्ज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन से यूनिट के लिए कौन सा डायरेक्ट मटेरियल लगा। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विथ इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट, यहाँ पे हम कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी फैक्ट्री का रेंट लगा 50,000, बराबर, रेंट लगा तो एक प्रोडक्शन के लिए कितना लगा, एक यूनिट के लिए कितना लगा, ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये ट्रेस नहीं कर सकते। यस, वेरी नाइस सर, उस हिसाब से तो मशीनरी भी पकड़ा जाना चाहिए। दोस्तों मशीनरी की लाइफ मंथ्स में होती है, ईयर्स में, ईयर्स में, और वो वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना। तो फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख का मशीनरी लिया था, उसकी वैल्यू 5 साल के लिए है, तो वैल्यू 20-20 हज़ार से कम होगी और एंड में वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये जो वैल्यू कम हुआ इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट मटेरियल। उसको मटेरियल में काउंट नहीं कर सकते हम, वो एक्सपेंस है। ओके, यस। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल में नेक्स्ट पॉइंट, दे जनरली फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में होता है ना, जैसे कॉटन हुआ, लेदर हुआ, टिम्बर हुआ, ये फाइनल प्रोडक्ट में होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो इसका खर्चा थोड़ा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दिस, मतलब डायरेक्ट मटेरियल के कंपेरिजन में। एंड दोज आइटम विच डू नॉट फिजिकली बिकम पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो फिनिश प्रोडक्ट का ये पार्ट नहीं होते। ओके, जैसे सेकंडरी पॅकिंग हमने किया, अभी गनी बॅग म्हणजे पोतं, साखरेचं पोतं ज्याला म्हणतो आपण, ते पोतं बनलंय। अभी वो गनी बैग अगर नहीं दिया तो वो शुगर जा ही नहीं सकती। फैक्ट्री से थोड़ी ना प्लास्टिक में 1-1 किलो का पैकिंग करेंगे भाई, जो भी है तो गनी बैग में जाएगा। तो गनी बैग ये सेकेंडरी पैकिंग के लिए यूज किया। या फिर बॉक्सेस है, वुडन केसेस, वुडन बॉक्स में कुछ देखा है आपने, क्या आता है वुडन बॉक्सेस? एग्जैक्टली, मैंगोज, भाई मैंगोज भूल गए आप। टीवी तो नॉर्मली इसमें आता है ना, टीवी किस में पैक होगा, वो थर्माकोल और उसमें बॉक्स वगैरह, हाँ वो बबल प्लास्टिक वाला, बबल प्लास्टिक, फिर उसके ऊपर बॉक्स वगैरह। यस, तो वुडन केसेस हो गए जो मैंगोज का एग्जांपल। तो अभी देखा जाए तो वुडन केसेस ये यूज हुआ है। अगर वुडन बॉक्सेस नहीं देंगे तो मैंगोज डिस्पैच नहीं हो सकते, एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कस्टमर तक पहुंच नहीं सकते। अगर वो गनी बैग में लेकर आए तो भाई मैंगो का ज्यूस मिलेगा फिर, अरे ना गनी बैग में चलो भाई 50 किलो आंबे घेऊन चाललोय, तो डायरेक्ट आंब्याचा रस भेटेल, आंबा नहीं भेटणार। ओके, सो हर एक चीज यूज हो रही है लेकिन वो फिनिश गुड्स में ट्रेसेबल नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल। एंड लास्ट डिफरेंस इज दे डायरेक्ट मटेरियल के केस में दे डायरेक्टली एंटर द प्रोडक्ट एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, यस। नेक्स्ट, अब देखते हैं लेबर। दोस्तों वापस ध्यान दे रहा हूं, हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट से। कॉस्ट में 3 पार्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल का पार्ट हो गया, मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट। अभी हम लेबर में पहुंच गए, ठीक है। चलो, तो लेबर क्या होता है भाई? द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। तो जो रेम्यूनरेशन हम पे करते हैं, फिर उसको आप वेजेस बोलो, आप सैलरी बोलो, आप इसको बोनस नाम दे दो, कमीशन नाम दे दो, जो भी एम्प्लॉय को दे रहे हैं ना, वो होता है लेबर कॉस्ट, ठीक है। अभी सेल्समैन है, सेल्समैन को ऐसा भी होता है भाई, तू जितना सेल्स करेगा उसका 5% तुझे मिलेगा, जिसे हम कमीशन बेसिस बोलते हैं। इंसेंटिव भी होते हैं अलग से, बोनस होते हैं, अरे नाम अलग अलग है, भावना एक ही है, दिया किसको? लेबर को। ये हो गया लेबर कॉस्ट, ठीक है। यस, सो जनरली वर्कर्स एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग। नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करना है या फिर सर्विस देना है तो इसमें वर्कर के एफर्ट्स बहुत जरूरी है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर नोन एज लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब। देखो यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज क्या किया, ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं बोला कि हमाल किंवा लेबर किंवा फक्त फॅक्टरी वाले, प्रोडक्शन वाले, ऐसा नहीं बोला। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के सर्विस के लिए आप जो भी पैसा दे रहे हो, इट इज लेबर कॉस्ट, ठीक है। यस, सो देखो लेबर कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अगेन लेबर में भी 2 टाइप, एक है डायरेक्ट लेबर और दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। तो चलो चुन चुन के देखते हैं। स्टार्ट विद द डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? ऑल द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ऐसे जो लेबर है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, सच एज ऑपरेटिंग मशीन, सपोज कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, असेंबली का काम कर रहा है, तो ये डायरेक्ट वर्कर्स हो गए।
और इनको जो वेजेस दिए जाते हैं इसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोला जाता है, जिसे हम वेजेस बोलते थे ना अकाउंटिंग में, फैक्ट्री में काम करने वाले, तो उसे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोला जाता है। ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, these wages can be conveniently identified with a particular product, job और process। और ये जो wages है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जॉब के लिए खर्चा आया, किस प्रोसेस में ये खर्चा आया। ठीक है, सो एग्जांपल देखो, बेकर, शू मेकर, कारपेंटर, वीवर, टेलर, बस ड्राइवर, कंडक्टर, ये डायरेक्ट लेबर हो गए। सर कैसे? अभी फॉर विल टेक द एग्जांपल ऑफ बेकर। बेकर मतलब जो बेकरी में काम करता है ना, अभी उसने मान लो 20 किलो टोस्ट बनवा दिए, हम ट्रेस कर सकते हैं ना, इसको हमने आज 500 रुपये रोज का दिया और इसने 20 किलो टोस्ट बनवा के दिए, तो ये 500 रुपीज इस टोस्ट से ही रिलेटेड है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया। शू मेकर, भाई इसने दिन भर में 20 शूज बना दिए, तो ये जो भी इसको पेमेंट किया ये 20 शूज के लिए ही किया है, ये हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कारपेंटर को हमने काम दे दिया, इतना फर्नीचर बना के दे, ये कबर्ड बना के दे भाई, तो कबर्ड का जो भी खर्चा आया उसमें हम समझ सकते हैं कि ये कारपेंटर का जो भी खर्चा है इसी कबर्ड के लिए है। सो बस ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब डायरेक्ट लेबर हो गए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर डायरेक्टली सर्विस देने के लिए इन्वॉल्व है। बस ड्राइवर प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, लेकिन वो सर्विस दे रहा है, समझ रहे हो? तो स्पेसिफिक सर्विस देने के लिए भी क्यों ना हो, अगर ये कॉस्ट हुआ तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? एग्जैक्टली इसके अपोजिट, दिस वेजेस आर पेड टू लेबर हु डू नॉट हेल्प डायरेक्टली इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्जन में डायरेक्ट जो रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर। यस, एग्जैक्टली, मैनेजर्स, कैशियर, ओके, यस, बॉस जो है, ऑफिस का स्टाफ जो है, सीईओ है, सेल्समैन है, या फिर सेलिंग का काम देखने वाला मैनेजर, सेल्स मैनेजर है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्टाफ है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टाफ बोले तो वो क्या करते हैं? फिनिश गुड उठा के लेके जाते हैं और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। उनका काम कब आया? प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद। प्रोडक्शन हुआ तो फिर डिस्पैच करने का सवाल आएगा ना, तो कस्टमर को देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टाफ है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। ओके, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं है। तो जैसे कि फैक्ट्री में कोई हेल्पर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है। अभी यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये भाई काम क्या कर रहा है? सुपरविजन। वो खुद थोड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन ठीक से चल रहा है क्या नहीं भाई, राउंड देख के आता है भाई, नो डाउट वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिस में बैठे बैठे कर रहा है, फैक्ट्री में क्यों ना हो, फैक्ट्री में काम कर रहा है, बट वो खुद एक्चुअल में प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर है। कॉस्ट अकाउंटेंट, ये तो पक्का ऑफिस वाला जॉब है। ठीक है सर, ये कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है? दोस्तों, अभी हम कौन सा सब्जेक्ट सीख रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग करने वाला पर्सन बोले तो कॉस्ट अकाउंटेंट। हर बड़े बड़े कंपनी में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पे करोड़ों का टर्नओवर है, जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाता है, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट कंपलसरी होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सुपरमैन, मतलब मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे काम कर सकता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड, कॉस्ट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से, बट कॉस्ट अकाउंटेंट इज स्पेशल पर्सन जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मैनेजर है मैडम, ये मैडम जी क्या करती है? इंटरव्यू वगैरह लेती है और एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती है। तो इनका प्रोडक्शन में कोई रोल देखा जाए तो इनके सिवा प्रोडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यही अपॉइंट कर रहे हैं लेबर को, लेकिन ये खुद प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन है भाई, ये सब ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन में खुद काम नहीं कर रहे, ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। ठीक है, यस, सो जस्ट अ सेकेंड। यस, इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस देखते हैं। सो डायरेक्ट लेबर मतलब क्या?
दे कंसिस्ट वेजेस पेड टू वर्कर डायरेक्टली एंगेज इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोसेस करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट लेबर हो गए। और जो नॉट डायरेक्टली एंगेज, सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो है इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, these wages can be conveniently identified with a particular product or job or process। ये डायरेक्ट लेबर का खर्चा हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, प्रोसेस के साथ असाइन कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है, मैनेजर का सैलरी एक प्रोडक्ट के साथ कैसे निकालोगे यार, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेजेस पेड टू बेकर। हमने एग्जांपल अभी भी देखे, बेकर, शू मेकर, कारपेंटर, ये डायरेक्ट लेबर हो गए। लेकिन अगर सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, क्लीनर, प्यून, वॉचमैन, मैनेजर्स, ये जो लोग होते हैं ये प्रोडक्शन में काम नहीं करते, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑल लेबर एक्सपेंडेड इन अल्टरिंग कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन, कन्फर्मेशन, ये सब डायरेक्ट लेबर हो गए। मतलब जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद प्रोडक्ट कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। सो ये डायरेक्ट लेबर हो गए। बट वेजेस विच कैन नॉट बी एलोटेड बट विच कैन बी अपॉर्शन टू और एब्सॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज नोन एज इनडायरेक्ट लेबर। ये पॉइंट, मतलब इसमें जो जो वर्ड यूज किया ना, इसका हम मीनिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये अपॉर्शन क्या होता है, एब्सॉर्ब क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ये समझाने बैठा तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भूल जाओगे पार्ट। सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द डे, एक्सपेंसेस। यस यस यस, वापिस याद दे रहा हूँ, हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट के साथ। कॉस्ट में 3 टाइप, मटेरियल, लेबर, यस, ये चार्ट हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो मटेरियल हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर का हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब एक्सपेंसेस का सिर्फ बचा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यस सर, आपण जेव्हा रेस्टॉरंटला जातो, आपण तिला काही खातो, तो आपण ओनरला पे करतो का शेफला पे करतो, जो ते बनवतोय? ओके, यस। सो क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन भी रिपीट करता हूँ आपको। अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और हमने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, सो से हमारा 200 रुपीज़ बिल हो गया, हमने पे कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 200 रुपीज़ किसके नाम गए? शेफ के नाम पे गए या वो सर्व करने वाला जो था, क्या बोलते हैं उसको, वेटर, नाम ही भूल गया, वेटर के नाम पे गए या ओनर के नाम पे गए? सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? ऑफ कोर्स ये गए ओनर के नाम। अरे भाई, ओनर कौन है? ओनर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। वो रिस्क उठा रहा है, उसने सबको अपॉइंट किया है, सैलरी वगैरह देने का सब रिस्क उठाया है उसने रेंट पे सपोज प्लेस लिया, सब मटेरियल लाया, शेफ को लाया, वेटर को लाया, सबको फिक्स सैलरी देने का जिम्मा उठाया। कस्टमर फिक्स है क्या? नहीं। साला कल लॉकडाउन लग जाएगा, होटल बंद हो जाएंगे, बराबर ना। कल अगर कोरोना, मतलब अभी तो नहीं आना चाहिए भाई, ये बहुत हो गया पेंडेमिक सिचुएशन, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया, बंद हो गया, सब कुछ लोचा हुआ, पैसा उनको सैलरी तो देना पड़ेगा ना ओनर को, तो हम जो भी देंगे ये ओनर के लिए रेवेन्यू रहेगा, वो रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसके लिए रेवेन्यू रहेगा, और जो ओनर इन सबको पैसे देता है वो उसके लिए कॉस्ट हुआ। यस ओके, मतलब हम पर ही आ गया तो डायरेक्ट। सर ये क्लास के जो टीचर्स हैं, मतलब हमारी बात कर रहे हैं भाई, तो सर आप डायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट लेबर? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। पहली बात तो ये, यहाँ पे प्रोडक्शन का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। मैं आपको यूनिट नहीं दे रहा हूँ, ये सर्विस सेक्टर हुआ, ये तो क्लियर है, ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस आप तक पहुंचाने में मेरा रोल है क्या? अरे सर आप ही तो दे रहे हो ना, आप ही का रोल है, दूसरा है ही किसी का, मतलब मैं डायरेक्ट लेबर हूँ। ओके, इवन सर्विस प्रोवाइड करने में, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे ये जो लेक्चर्स है ये मैंने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, और इसका पेन ड्राइव बनाया और एक किसी को फ्रेंचाइजी दे दी। फ्रेंचाइजी मॉडल पता होता है ना कि भाई मैंने उनको फ्रेंचाइजी दे दी, तू मेरे पेन ड्राइव सेल कर, पर पेन ड्राइव फॉर एग्जांपल 500 रुपये में तुझे दूंगा, 500, 1000, वॉट एवर, तो ऐसी डील हो गई। अब सर्विस देने वाला मैं हूँ, आप स्टूडेंट हो और आप बाय कर रहे हो पेन ड्राइव वो पर्सन से, तो वो मिडल मैन हो गया, देखा जाए तो वो इनडायरेक्ट हो गया, मैं डायरेक्ट हूँ, मैं डायरेक्टली आपको सर्विस दे रहा हूँ और वो एक बीच में मिडल मैन बन गया। ओके, सो in colleges, principal is indirect and our teachers who are expecting us are direct. यस एग्जैक्टली, इन कॉलेज ऑल्सो सेम टर्म्स, जो टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गए, जो प्रिंसिपल है वो इनडायरेक्ट हो गए। यस, जैसे कंपनी में लेबर्स है वो डायरेक्ट हो गए और मैनेजर्स, ओनर्स, ये इनडायरेक्ट हो गए। यस, सो ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर टर्म्ड एज अदर एक्सपेंसेस। सिंपल,
मटेरियल और लेबर छोड़ के जो भी खर्चा हुआ ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। सो ICMA लंदन, साला इंडिया वाले किधर जाते क्या पता, इनकी डेफिनेशन देते हैं बार बार। इंडिया वालों ने कुछ किया है कि नहीं ऐसा लगता कभी कभी, लेकिन डोंट वरी, बहुत कुछ किया है इंडिया वालों ने। नाउ द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अंडरटेकिंग एंड नोशनल कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ ओन्ड एसेट, इसको बोलते एक्सपेंसेस। वापिस रीड कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अंडरटेकिंग, जो कॉस्ट आई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो, और नोशनल कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ ओन्ड एसेट। सर ये नहीं समझा, बराबर ना, ये सेकंड वाला पार्ट ये तो पहला समझ गया, चलो सर सर्विस प्रोवाइड करने का खर्चा, ये नोशनल कॉस्ट का लोचा क्या है ये नहीं समझा। डोंट वरी, मे भी आपके साथ स्टूडेंट ही हो तो उसी मेथड से हम चलेंगे, जो आपको नहीं समझता मुझे भी नहीं समझता वही सबसे मैं आपको समझाऊंगा। और इवन दो मैंने कुछ पॉइंट स्किप भी किया तो आप लाइव लेक्चर देख रहे हो तो इमीडिएट पूछो, डोंट वरी अबाउट रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह, बाकी का तेल लेने आप यहाँ पे सीखने आए हो, ठीक है। और इवन दो अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग होने के बाद इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू अस फॉर एनी डाउट। नाउ द पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ सर्विस, नोशनल कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ ओन्ड एसेट मतलब क्या। अभी ये क्लासरूम मेरा खुद का है, ठीक है, मतलब इसका रेंट कितना दे रहा हूँ मैं, क्या मजाक कर रहे हैं सर, खुद का क्लास है, रेंट काय को देंगे, मतलब एक जेब से निकालेंगे दूसरी जेब में डालेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, खुद की प्रॉपर्टी ना। अभी ये खुद की प्रॉपर्टी है इसलिए मुझे रेंट 0 है। अगर ये मतलब ये जो प्लेस है मैं क्लासेस के लिए यूज नहीं करता तो किसी को दूसरे को रेंट पे देता। अगर मैं रेंट पे देता तो मान लो मुझे 20,000 रुपये रेंट मिलता, तो ये अभी नहीं मिलने वाला, ये इसे बोलते हैं नोशनल कॉस्ट ऑफ ओन्ड एसेट, जो खुद की एसेट है। अपन साला खुद के कॉस्ट के बारे में कभी सोचते ही नहीं। अभी मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ एज अ टीचर, ठीक है, तो आपसे फीस वगैरह जो भी अर्न कर रहा हूँ, मान लो साल भर में मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए फीस से, टोटल कलेक्शन, ओके। अगर मैं यहाँ पे टीचिंग नहीं कर रहा होता तो शायद से मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। अगर मैं कंपनी में जॉब करता था तो शायद से मुझे 10 लाख का पैकेज मिलता, 12 लाख का पैकेज मिलता। तो ये 12 लाख का पैकेज अभी मुझे मिल रहा है क्या? नहीं, वो मैं छोड़ के आया हूं ना यहाँ पे। अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो क्लास के 10 लाख नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो क्लासेस के पैसे 0 इनकम रहेगा, और अगर मैं क्लासेस में इनकम कर रहा हूं तो जॉब मतलब सैलरी 0 होगी। तो ये जो होती है ना, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम देखेंगे धीरे धीरे। बट ये जो नोशनल कॉस्ट होती है ऑफ ओन्ड एसेट, ये भी अदर एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है। इवन तो हम पैसे नहीं दे रहे, ये मेरा ही क्लासरूम है, मेरा ही प्लेस है, इसलिए मुझे रेंट 0 है, बट फिर भी एक कॉस्ट कंसिडर तो करो, ओके। सो एक्सपेंसेस में भी 2 कैटेगरी, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, सो आपके चेहरे की खुशी छलक रही है कि सर अभी एंड होने वाला है फाइनली। मतलब सर ने बता दिया पहले ही कि एक्सपेंसेस लास्ट पार्ट है, मतलब अभी तो खत्म होके ही रहेगा। यस, श्रद्धा और सबूरी, और 5-10 मिनट रखो हो जाएगा एंड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विच आर इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस। मतलब कुछ एक्सपेंस हुआ है स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के लिए ही हुआ है, लेकिन ये मटेरियल भी नहीं है और लेबर भी नहीं है, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी ये पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, इस पे कंपनी का नाम छपा हुआ है, ठीक है। मुझे प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए नाम नहीं लेता मैं फिलहाल, फुकट में काय को ऐड करने के ना किसी की। तो ABC कंपनी ऐसा इस पे लिखा हुआ है। कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर किसी कंपनी का ABC नाम निकल गया तो ऐड भी हो जाएंगी। सो ABC नाम लिखा हुआ है। अब ये ABC नाम प्रिंट करवाया, इसका कुछ तो खर्चा आया होगा भाई, वो 10 पैसा हो, 20 पैसा हो, या 10-20 रुपया हो पर पेन, कुछ तो खर्चा आया होगा। अब ये पेन पे नाम प्रिंट करवाया, ये मटेरियल है क्या? सर मटेरियल थोड़ी है, उसमें वो ये किया है ना, छपवा है, तो इसको मटेरियल नहीं बोल सकते अलग से। लेबर है क्या? अरे सर लेबर भी नहीं हो, तो लेबर किसको बोलते हैं सर? ह्यूमन को, वो थोड़ी ह्यूमन है, समझ रहे हो। सो ये खर्चा है, देखा जाए तो प्रोडक्शन में ही लगा, लेकिन मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए लगा हुआ है। सो एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद एन अलॉटेड टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। जो एक्सपेंसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के साथ हम एलोकेट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा भी एक नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, चार्जेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम पर यूनिट चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हम चार्ज कर सकते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस, या फिर एग्जांपल देखो, हायर ऑफ स्पेशल प्लांट। ओके, अभी ये एक मशीनरी है, आप देख रहे हो, ये स्पेशल मशीन है। ठीक है, अब ये स्पेशल मशीन मैंने हायर किया, मतलब मैंने सोचा कि क्यों खर्चा करें भाई, 10-20 लाख का मशीन है, रेंट पे मिल रहा है, ले लेते हैं, हायर चार्जेस पे कर देते हैं। अब ये मशीन मैंने हायर पे लिया और मान लो इसको मैंने 1 लाख रुपए हायर चार्जेस दिए। अब ये मशीन क्यों यूज हुआ? प्रोडक्शन के लिए। कौन सा प्रोडक्ट? अभी आप देख रहे हो सामने, फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट है इसका नाम। ठीक है, ए प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा हुआ, तो क्लियर है ये जो हायर चार्जेस है ये ए प्रोडक्ट के लिए ही लगे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये जो मशीन यूज हुआ, इसके जो हायर चार्जेस पे किए, ये मटेरियल भी नहीं है। मटेरियल थोड़ी बोल सकते, मशीन अपना है क्या? इवन अपना भी रहा तो भी मटेरियल नहीं है वो, बट मशीन दूसरे का लिया, यूज करके तो रिटर्न करने वाले हैं, तो मटेरियल नहीं है। और लेबर भी नहीं है। सर यहाँ पे लेबर का क्या संबंध, हम तो उसको हायर चार्जेस दे रहे हैं, राइट? सो ये जो खर्चा आया, ये मशीन का जो हायर चार्जेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगा है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, यस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अभी इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ की भाई? फैक्ट्री का लाइट है या ऑफिस का लाइट है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इवन कभी कभी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। अभी फैक्ट्री में कैंटीन का भी सेक्शन होगा, रेस्ट रूम भी होगा, वॉशरूम भी होगा, प्रोडक्शन का भी होगा, ऑफिस मीटिंग के लिए प्लेस भी होगी। अभी वो कौन सा लाइट बिल यूज हुआ वो भी देखना पड़ेगा। अगर मशीनरी की बात कर रहे हो, मशीनरी हेवी मशीनरी, उसका लाइट बिल आता है, पावर एंड मतलब हॉर्स पावर होता है ना, वो ज्यादा यूज लेवल पे यूज किया जाता है, उसका जो है तो बोल सकते हैं भाई वो प्रोडक्शन के लिए ही लगा है, उसको एक्सपेंसेस। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी का तो एक्सपेंस में ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें कंफ्यूजन है। तो मैं बोल रहा हूँ जो डायरेक्टली हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, तो हम बोल सकते हैं। मान लो कि सपोज वो प्रोडक्शन का फैक्ट्री का जो यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, फैक्ट्री का जो सेक्शन है, उसका सेपरेट मीटर है, तो कंफर्म वो जो भी खर्चा है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद देखो, हाइलाइटर पे सबका ध्यान है, रॉयल्टी। रॉयल्टी पता है? रॉयल्टी, यस, क्या? फैक्ट्रीज। रॉयल्टी का मतलब क्या? वेरी नाइस, हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, रॉयल्टी ब्रांड यूज कर रहे हैं भाई, देखो ब्रांड, यस। अब देखो ये बाटा नाम छपवाया, शायद आई डोंट नो ये शूज बाटा ने बनवाया, किसने बनवाया, हम तो बाटा देख के लेते हैं, लेकिन वो बनाने वाला कौन है वो नहीं पता। क्योंकि एक्चुअल में बड़ी बड़ी कंपनी आप देखोगे ना, आप डिटेल स्टडी करोगे ना, तो एक टाइम था, ऐसा था कि कंपनी वाले सोचते थे कि ये काम भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे। आज के डेट में ऐसे बिजनेस है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब काम दूसरे करेंगे, हम बैठ के पैसा खाएंगे। ओला व्हीकल है, ओला कैब, तो उसमें से ओला वाले की कैब कितनी है? एक भी नहीं। अरे उसने टाइप किया है। अगर मैं ओला ऑटो से जा रहा हूँ ना, ऑटो आई ना, तो ऑटो का ओनर ओला वाला नहीं है, ऑटो का ओनर अलग है। समझ रहे हो? सिटी में मान लो, नासिक सिटी में 1000 ऑटोज है, 1000 ऑटो के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, हमारा आपके साथ डील है, ऑनलाइन लोग बुक करेंगे, आपको इतना इतना पैसा मिल जाएगा, उसका 10% हमें लेंगे, 20% हम लेंगे, वॉट एवर। ये हो गई डील, ये हो गई डील। अब ये डील की वजह से क्या हो रहा है, ओला वाले कैसे कमा रहे हैं? ऑनलाइन कमा रहे हैं, बैठे बैठे। ना उनकी ऑटो है, ना उनका पेट्रोल है, ना उनका कस्टमर है, उनको पता नहीं कौन किधर से किधर जा रहा है, बट उन्होंने वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करके रखा है। ओके, ऐसी चीज से पैसे कमाते। तो यहाँ पे पेटेंट का एग्जांपल भाई बाटा नाम छपवाया, ठीक है। उसके बाद हायर ऑफ स्पेशल प्लांट है, रॉयल्टी है, कॉस्ट ऑफ पैटर्न। अभी ये डिजाइन बनवा के दिया, कार का डिजाइन, स्केच, इंजीनियर ने स्केच वगैरह बनवा के दिया, तो अभी ये स्केच बनवाने के उसमें भाई सिर्फ डिजाइन बनवा के 50,000 रुपये लिए, ठीक है। तो ये डिजाइन लेआउट बनवा के दिया, इसके बेसिस पे कार बनवाएंगे। तो ये इसको मटेरियल बोल सकते हैं? अरे सर काय का मटेरियल है, तो कागज का टुकड़ा है, ये तो कागज का टुकड़ा है, ये थोड़ी हम यूज करेंगे प्रोडक्शन में, हम तो उसमें स्टील यूज करेंगे, आयरन यूज करेंगे, तो ये मटेरियल नहीं है। सर इसको लेबर बोल सकते हैं? अरे लेबर नहीं है मेरे भाई, वो स्केच निकाल के चला गया,
समझ रहे हो, इसको लेबर नहीं बोल सकते, ये डिजाइन है, ये जो खर्चा आया ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री सच एज रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, repairs of factory. It also include indirect expenses incurred for office and selling and distribution expenses. मतलब वो खर्चा फैक्ट्री का हो, ऑफिस का हो, सेलिंग का हो, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं है। ओके, देखो अभी बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाला, अरे वो तो जनरल खर्चा है भाई, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ी लगा, मैंने इंश्योरेंस नहीं निकाला तो प्रोडक्शन होने ही नहीं वाला, ऐसा कुछ है? ऑब्वियसली नॉट। तो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स एंड मार्केटिंग का सेम है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, सेल्समैन की सैलरी दिया, ट्रैवलिंग का खर्चा है, ऑडिट फीस दिया अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बैंक के चार्जेस है, तो ये सब एक्सपेंस है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं डिफरेंस के साथ, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस देखो। सो डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया हुआ है एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्शन के साथ। और यहाँ पे अपोजिट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो खर्चा इनडायरेक्ट है लेकिन वो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो बचा हुआ एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, these are those expenses which are specifically incurred in connection with particular job और cost unit। ये डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस है कि वो पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए लगा है, स्पेसिफिक किसी जॉब के लिए आया है ये खर्चा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर बात करें, दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस, ये पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए खर्चा आया, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री का रेंट, अरे पूरे फैक्ट्री का रेंट है ना, वो स्पेसिफिक किसी प्रोसेस के लिए थोड़ी लगा है, किसी जॉब के लिए थोड़ी लगा है, ओवरऑल खर्चा है वो। इसको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नॉन चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखा जाए तो एक ही साइड याद रखनी है, दूसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। दिस आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओके। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। अभी देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे इनडायरेक्ट के, रेंट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसी ने डाउट पूछा था, राइट, आ गया डेप्रिसिएशन, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है भाई। लाइट एंड पावर आ गया भाई, लाइट एंड पावर है एक्सपेंस है, लेकिन ये डायरेक्ट उस प्रोडक्शन के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट है। एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस है, कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स के टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ वो, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल है, ओके। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल, ड्राइंग बनाया, पैटर्न बनाया, जो कार का ड्राइंग देखा ना हमने, रॉयल्टी पेड किया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह पेड करना पड़ा, इंपोर्ट वगैरह किया हमने कहीं से, आर्किटेक्चर की फीस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि जब तक आर्किटेक्ट वो स्केच नहीं बना देता प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता ना, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आर्किटेक्ट हायर किया तो फिर वो लेबर में जाएगा। वेरी नाइस सर। आर्किटेक्ट अगर फुल टाइम रख लिया, उसको सैलरी पे कर रहे हैं, तो क्या, यस वो लेबर में काउंट होगा, यस। सो मतलब जो हमारे यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हम दिया, तो वो सैलरी के नाम पे जाएगा, वेजेस के नाम पे जाएगा। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम प्राइम कॉस्ट डिटेल में देखेंगे, ओके। स्टे ट्यून्ड टू केकेसी, बाय बाय।